Very good morning, students. Welcome back to our class. Okay. Now, last time हमने देखा था कि हमारी sources of history क्या थी. Also मैंने जो notes दिए आप लोगों को, I hope आप लोगों ने already वो लिखना शुरू किया. अगर कोई problem आती हो, नहीं समझ में आता हो, तो आप chat box में मुझे बता देना. मैं उसको address करूँगी, जो भी आपके doubts है वो clear कर दूँगी. ठीक है? तो आज हम शुरू करते हैं chapter 2 से, जो है इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960. नाउ हम सब जानते हैं कि हमारी आज़ादी कौन से साल में हुई थी, सबको याद है ना? 1947 में. अब 1947 में जब हमारी आज़ादी हुई तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है पता है ना? संविधान जिसे हम बोलते हैं. हमारी जो संविधान है कि किस तरह से हमारी इंडिया हम चलाएंगे, गवर्नमेंट कैसी बनेगी, हमारी लॉ एंड ऑर्डर कैसी होगी, क्या क्या चीज़ें हैं, वो उसकी एक फ्रेमवर्क यानी एक ढांचा जिसे बोलते हैं, वो कैसे होगी, ये 1950 में बनाया गया था. तो इंडिया बिकेम अ सोवेरियन डेमोक्रेटिक नेशन. सोवेरियन डेमोक्रेटिक नेशन का मतलब क्या होता है? यानी किसी के ऊपर बिना कोई भी निर्बल हुए, यानी किसी के ऊपर भी वो डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी देश खुद से खुद ही चलाता है, उसको किसी के और के देश के सहारे की जरूरत नहीं है. जैसे हम सब जानते हैं पहले ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने ऐसे कहा कि हमें अभी कोई भी और बाहरी देशों की जरूरत नहीं है, हम अपने आप से अपने देश को चला सकते हैं. तो ये उन्होंने 1950 में ये जो फ्रेमवर्क है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये उन्होंने बनाया. नाउ द इंडियन सोसाइटी इज मल्टी कल्चरल एंड पीपल ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, एथेंटिसिटीज एंड कास्ट लिव टुगेदर. अब ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि 1960 के बाद क्या क्या हुआ, इवेंट्स आफ्टर 1960 में क्या क्या हुआ. तो वो कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि जैसे हम सब जानते हैं कि इंडिया विभिन्न विभिन्न कल्चर, लोगों के कास्ट क्रीड या लोगों के जो भाषाएं हैं, लोगों के जातियां हैं, उससे बनी हुई है. बहुत सारे वेरिड लैंग्वेजेस है, रिलीजन्स है. एथेंटिसिटी इसका मतलब ये होता है कि जैसे उनकी क्या क्या कल्चर की जो सच्चाई है, क्या क्या उनकी वो एथनिक कल्चर है, क्या क्या उनकी बेसिक वेशभूषा है, ये सारी चीजें जो जिसे हम बोलते हैं उसको बोलते हैं एथेंटिसिटीज. एंड कास्ट लिव टुगेदर. ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस, India needed to solve different issues of economic, political and social development. अब कहते हैं कि ना कि हमें सिर्फ आज़ादी मिली, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह सक्षम बने थे. जैसे हम सब जानते हैं कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो बहुत ही बुरे हाल में था. इंडिया बहुत ही गरीब बन चुकी थी. ब्रिटिशरों ने पूरी तरह लूटपाट मचाई थी, हमारे सारे एजुकेशन सिस्टम्स को उन्होंने जलाकर नष्ट किया था. सारी चीजें जो हमारी मेडिसिन आयुर्वेदा थी, वो सारी उन्होंने खत्म कर दी थी. तो हम पूरी तरह क्या कहते थे कि हमारे पास एक आर्थिक स्थिति जो इंडिया की थी वो बहुत ही बुरी हालत में थी, बहुत ही दयनीय हालत में थी. ऑल्सो हमारी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थी वो पूरी तरह नहीं थी, क्योंकि तब तक हमारे पास कोई अपना खुद का कोई गवर्नमेंट नहीं था, कोई संविधान नहीं था, कोई देश चलाने वाला अपने लोग नहीं थे. तो इस वजह से क्या हुआ कि वो बहुत सारी चीजें हमें इश्यूज थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिनसे हमें लड़ना पड़ रहा था. उसमें थी एक आर्थिक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशल डेवलपमेंट. एक सोशल भी हमारी जो एक लोग थे उनकी डेवलपमेंट को भी हमें सोचना था. तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन was a means to achieve economic development to eliminate poverty in India. अब अगर हमें ये ठीक करना है तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लानिंग कमीशन बिठानी पड़ेगी. कमीशन का मतलब है एक कमेटी, एक मेंबर्स की, एक जो लोग हैं, एक जैसे कोई अर्थशास्त्र को होंगे, कोई जानकार होंगे, जो भी है, वो ऐसे लोगों को, हर एक एक्सपर्ट को वहाँ पे ऐसे कमेटी बनाएंगे जो प्लान करेंगे और किस चीज पे एम्फेसिस, यानी
जोर देना। किस चीज पे जोर देंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि तभी अगर हम देखते हैं कि हमारी खुद की कोई फैक्ट्रीज नहीं थी, हमारा कोई उत्पादन नहीं था, तो हमें अगर हमारी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, और अगर हमें एलिमिनेट का मतलब है पूरी तरह खत्म करना, उस अगर हमारी पावर्टी, जो हमारी गरीबी है, अगर हमें उसे खत्म करना है, तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को यानी इंडस्ट्रीज को जोर देना पड़ेगा। एक कमिटी बिठानी पड़ेगी जो जोर देगी इंडस्ट्रियलाइजेशन में। देन successful conduct of elections and faith in democratic tradition made it possible for us to achieve political stability. अब जब तक लोगों को भरोसा ना हो कि हमारे देश को चलाने वाले जो है, हमारे जो लीडर्स हैं, कि वो देश को अच्छी तरह से चलाते ना हो, तब तक हमें कोई भी भरोसा नहीं करेगा और हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इसके लिए क्या हुआ, ये जो हमारी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है, एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के विचार को ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, आज भी अगर हम देखते हैं, तो अगर हम में ये पावर है, देश के लोगों में ये पावर है, सिटीजन्स में ये पावर है, कि वो जो हमारे लीडर्स है, गवर्नमेंट है, उसको वो सवाल जवाब कर सके, उनको वो बता सके कि उनकी क्या राय है, उनके क्या मशवरे, इनके भी इक्वल इम्पोर्टेंस है। इस वजह से क्या होता है, लोगों का जो भरोसा होता है इलेक्शन के ऊपर, इससे क्या होगा, और इनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी यानी जिसे बोलते हैं कि जो एक विश्वास होता है कि जिसे हम हिला नहीं सकते हैं, उस विश्वास को, जो एक डटकर खड़ा रहता है, स्टेबल रहता है, एक जगह पे डटकर खड़ा रहता है, वो भरोसा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आता है। यानी ये पॉलिटिक्स जो है वो फिर कोई उसको हिला नहीं सकता है, उस पॉलिटिक्स को कोई उसको कमजोर नहीं कर सकता है। At the same time, several social reforms, including policies and programs for weaker section of society, were also implemented. अब इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, ना कि सिर्फ उन्होंने भरोसा जीता लोगों का डेमोक्रेसी करके, ना कि सिर्फ उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई, लेकिन साथ ही इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ कि हम बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे चेंजेस ला सके, और बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स, ऐसे बहुत सारे नीतियां, पॉलिसीज में नीतियां बना सके, ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स बना सके जो ना कि सिर्फ जनरली लोगों को हेल्प करे, सहायता करे, बल्कि वीकर सेक्शन, जो भी जैसे निर्बल है, या कोई ऐसे कोई पिछड़ी जाति से आता हो, या जो बहुत ही गरीब जाति से आता है, इनको सबको बोलते हैं वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, इनको फायदा होने लगा। और उसके बाद उनके लिए ये प्लान्स इम्प्लीमेंट यानी उसको एक्शन में ला पाए, वो उस चीज को वो बना सके। नाउ द 1960s, दैट इज 1960s, उन्होंने वर्ड्स में लिखा है, यानी कैसे थे ये जो डेकेड था, ये जो 10 साल, जो 60s का जो एक वक्त रहा है, 60 से लेके 70 तक कहा जा सकता है, या उसके बाद का जो कहते हैं, वो क्या क्या था, वो बता रहे हैं इस पैराग्राफ में। इन द डेकेड ऑफ 1960s सेवरल इवेंट्स अकर्ड यानी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो तभी हुई थी। क्या क्या हुई? विच हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। ऐसे ऐसे चीजें हुई 1960s में जिनके वजह से उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा, या बहुत बड़ा असर रहा, इम्पैक्ट रहा पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया के। तो क्या रहा था वो? द रीजन ऑफ गोवा, दीव एंड दमन वर फ्रीड फ्रॉम पोर्चुगीज रूल। तभी क्या हुआ, गोवा जो तब तक था, जो इंडिपेंडेंस तो इंडिया को मिला था ब्रिटिशरों से, लेकिन गोवा, दीव और दमन, ये जो पार्ट्स थे, ये अभी भी पोर्चुगीज जो थे उनके रूल के अंडर तब तक भी थे 1960 के पहले। लेकिन 1960s में इनको क्या हुआ, फ्रीडम मिली पोर्चुगीज रूल से, एंड फिर क्या हुआ, इनको इंडिया के हिस्से में
उनको इंक्लूड किया गया, उनको भी उसमें लेके आए। वो उसमें पहले वो अलग ही प्रोविंस थे, वो इंडिया का हिस्सा नहीं थे पहले, बट उनको फ्रीडम होने के बाद उनको भी इंडिया का एक अहम हिस्से में इंक्लूड कर दिया गया। The tensions between India and China on the northern border, which had been rising since 1950, culminated in the war of 1962 between two countries. और दूसरी तरफ क्या हुआ, जो हमेशा इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन तनाव जो थे हमेशा से नॉर्दर्न बॉर्डर पे, वो इंक्रीज यानी वो राइजिंग यानी वो बढ़ने लगे 1950 से, और फिर जाकर कल्मिनेटेड यानी फिर जाकर वो कन्वर्ट हुए एक युद्ध के फेस में, एक युद्ध के मामले में परिवर्तन हो गया उनका। कल्मिनेट का मतलब है परिवर्तित होना। कब हुआ? 1962 में उनके बीच में जब वॉर हुआ, युद्ध हुआ तब। दिस वॉर वॉज फॉट इन द रीजन ऑफ मैकमोहन लाइन। ये जो हम देखते हैं मैकमोहन लाइन जो थी, उसमें उस रीजन में वो अभी हो गया, वो उस रीजन में ये युद्ध लड़ा गया। ओके। आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लेड द कंट्री। अब हम सब जानते हैं हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस के बाद। तो उन्होंने ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। आर्किटेक्ट का मतलब है उन्होंने प्लान किया कि कैसे होगा हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। यानी फॉरेन पॉलिसी यानी क्या होता है, जो दूसरों के देशों के साथ है, जो फॉरेन देश हमारे लिए, हर वो देश जो हमारे अलावा है वो देश हमारे लिए फॉरेन है। तो हर वो देशों के साथ हमारी जो नीतियां हैं, पॉलिसीज है, उनके साथ जो हमारी ट्रीटी है, जो हमारे व्यवहार की जो ट्रीटी है, फॉरेन पॉलिसीज है, वो उन्होंने बेसिकली उन सबको स्थापित किया। इसलिए उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू इज कॉल्ड आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। अब ये आपको नोट्स में भी आ सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट, और इट विल ऑल्सो बी गिवन एज ऑब्जेक्टिव, हु वाज इंडियाज आर्किटेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो जवाहरलाल नेहरू वाज इंडियाज आर्किटेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है। फिर देन उसके बाद क्या कह रहे हैं, his contribution to the social and economic development of India is significant. Jawaharlal Nehru passed away in 1964. अब क्या हुआ, उनकी जो नीतियां थी, उनकी जो एक सहयोग था, कंट्रीब्यूशन था ऑफ इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वो एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा। उनका जो योगदान रहा वो बहुत ही सिग्निफिकेंट, का मतलब है बहुत ही मात्रा में, ज्यादा मात्रा में रहा। तो उन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू पास्ट अवे इन 1964। अब 1960s में देखो क्या क्या हुआ। अब ये आफ्टर 19 लेसन का नाम ही है इंडिया इन 1960s। एक वो बता रहे, तीन चीजें उन्होंने बताई। एक क्या हुआ 1960 में, क्या क्या इवेंट हुआ। फर्स्ट हुआ कि गोवा, दीव, दमन जो थे वो पोर्चुगीज रूल से फ्री हो गए। फिर क्या बता रहे, फिर उन्होंने कहा कि 1962 में जो टेंशन इंडिया और चाइना के बीच में बढ़ रहे थे, वो उनके बीच में युद्ध हो गया 1962 में। फिर जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सारी हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज बनाई, उनका काफी जिनका योगदान रहा सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में, उनकी डेथ भी हो गई 1964 में। नाउ उनके बाद क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री सक्सीडेड हिम एंड बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब उनके बाद क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए ड्यूरिंग हिज टेन्योर। अब इनके कार्यकाल के दौरान, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, उनके जो ऑफिस में टाइम था, टेन्योर था, उनके दौरान क्या हुआ, India and Pakistan went to war over the Kashmir issue in 1965। अब देखो क्या ये चौथी घटना हो गई। अब जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ गई, और उसमें कश्मीर के इशू पे, कौन सी इशू, कश्मीर, जो आज भी जारी है, तो 1965 में हो गई।
द सोवियत यूनियन ट्राई टू मीडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज। अब जो सोवियत यूनियन था, रशिया था तभी, जो यूएसएसआर जो था तभी, तो वो उन्होंने ट्राई टू मीडिएट, उन्होंने उनके बीच में मध्यस्थी करना चाहा, उनके बीच में समझौता करना चाहा दोनों कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। लाल बहादुर शास्त्री गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो देश है वो माना जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र यानी क्या होता है? कृषि प्रधान क्षेत्र यानी क्या होता है? जहाँ पे एग्रीकल्चर, जहाँ पे फार्मिंग, जहाँ पे कृषि रिलेटेड वर्क सबसे ज्यादा मात्रा में, यानी हमारी जो मेन ऑक्यूपेशन है इंडिया की वो है एग्रीकल्चर। तो इन्होंने क्या किया? उन्होंने स्लोगन यानी नारा दिया, किसका? जय जवान जय किसान। जवान यानी हमारे देश के नौजवान, और जय किसान, विथ विच ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सोल्जर। जवान जो हमारे सोल्जर्स थे उनका, और इंडियन फार्मर जो थे उनका, उनका उन्होंने क्या किया? महत्व बताया इस नारे के द्वारा। लाल बहादुर शास्त्री फिर ब्रेथ इज लास्ट एट ताशकंद इन 1966। अब लाल बहादुर शास्त्री का भी देखो 1966 में देहांत हो गया। ये पांचवी बड़ी घटना हो गई इन 1960s में। अब उनके बाद क्या हुआ? इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1966। अब उनके बाद जो हमारी तीसरी प्राइम मिनिस्टर थी तो वो इंदिरा गांधी बनी उनके देहांत के बाद। During her tenure, Pakistan's oppressive policies in East Pakistan resulted in a big movement there. अब उनके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ? पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेसिव पॉलिसीज थे, ऑपरेसिव यानी बहुत ही दुष्ट या किसी को तकलीफदायक जो पॉलिसीज उन्होंने नीतियां बनाई, वो ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ही बड़े एक मूवमेंट, एक बहुत ही बड़े एक क्या बोलते हैं, एक आक्रामक मूवमेंट के इसमें कन्वर्ट हो गया। तो उन्होंने क्या किया इस मूवमेंट में? दिस मूवमेंट वाज लेड बाय शेख मुजिबुर रहमान एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन। और उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? मुक्ति बहिनी। इसका नाम था मुक्ति बहिनी, और उन्होंने इसको लेड किया, इस मूवमेंट को। This crisis in East Pakistan affected India as well because millions of refugees came to India. अब क्या हुआ? ये सिर्फ पाकिस्तान में कुछ भी होता है क्योंकि वो हमारे देश का एक हिस्सा थे पहले, हमेशा से। और फिर बाद में क्या हुआ? बहुत से लोगों का अभी तक नाता इंडिया से था, वहाँ के लोगों का इंडिया से नाता था, इंडिया के लोगों से वहाँ का नाता था। पार्टीशन के टाइम में वो भले ही सेपरेट हुए, लेकिन इमीडिएटली हर नाते टूट तो नहीं जाते। तो इस वजह से उनके यहाँ जो क्राइसिस, उनके यहाँ जो ये आपत्ति आ गई, उस वजह से उसका प्रभाव इंडिया पर भी पड़ गया। बिकॉज मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज यानी वहाँ के जो लोग जो कहते हैं एक शरणी जो थे, वो इंडिया में आकर उन्होंने शरण ले लिया। इन 1970s, दैट इज, अभी देखो हम देखते देखते 60s खत्म हुआ, अब 1970s में क्या हुआ, यानी इस डेकेड में क्या क्या चीजें हुई वो बताएंगे इसमें। The 1971 war between India and Pakistan led to the creation of independent country called Bangladesh. अब क्या हुआ? 1971 का जो वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस वजह से क्या हुआ? और एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया, इंडिया का और एक हिस्सा हो गया, वो है बांग्लादेश। ओके? As a part of India's policy to use atomic energy for peaceful purposes, India successfully carried out an underground test of an economic device at Pokhran in Rajasthan in 1974. अब 1971 में क्या क्या चीजें हुई वो अभी हमें स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। जैसे हमने देखा 1961 में 5-6 चीजें हो गई थी। अब उसी तरह 1970 में पहले क्या हुआ? वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में फिर से, और उस वजह से क्या हुआ? बांग्लादेश का निर्माण हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने जो एक ट्रीटी साइन की थी तो उन्होंने यूएन के साथ, तो उस वजह से उन्होंने क्या किया कि पीसफुल मीन्स के साथ, अभी जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं, एटॉमिक टेस्ट करते हैं या कुछ भी,
हमें उसे ऐसी जगह पे करना पड़ता है जहाँ पे कोई भी जान माल ना रहता हो, कोई इंसान जिंदा इंसान कोई रहता ना हो। ऐसे बंजर जगहों पे करना पड़ता है जहाँ पे किसी जान की नुकसान ना हो या किसी जान माल का नुकसान ना हो। तो इसलिए उन्होंने इस ट्रीटी के दौरान इसको मध्य रखकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपनी एटॉमिक डिवाइस बनाई थी तभी अंडरग्राउंड टेस्ट उनको करना था, तो उन्होंने राजस्थान में पोखरण ये जगह को सिलेक्ट किया। और ये उन्होंने कौन से साल में किया? 1974 में। ओके, इन 1975 the people of Sikkim voted for joining the Indian Republic and Sikkim became a full-fledged state in Indian Federation. पहले सिक्किम पूरी तरह इंडिया का हिस्सा नहीं था, तो इस वजह से लेकिन क्या हुआ, जो सिक्किम के लोगों ने इंडिया पर ज्यादा भरोसा दिखाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी अपनी इच्छा जाहिर की कि हमें इंडियन रिपब्लिक के साथ पूरी तरह ज्वाइन होना है, हमेशा पूरी सिक्किम को ज्वाइन होना है। तो ये उन्होंने कब किया? 1975 में। ये हो गए हमारी तीसरी घटना जो 1970s में हुई। देन ड्यूरिंग दिस डेकेड द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया ग्रीव अनस्टेबल। लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे साथ ही में क्या हुआ, उसी डेकेड में 1970s में क्या हुआ, जैसे ये तीन चीजें बड़ी बड़ी चीजें हो गई, लेकिन ये जब घटनाएं हो रही थी, ये पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में क्या तब था कि वो अनस्टेबल होने लगा। लोगों को क्या हुआ, वो बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स थी जिस वजह से उनको बहुत सारी रेस्टलेसनेस इंडिया में हो रही थी। उनमें से क्या क्या है? The Allahabad High Court gave the verdict in 1974 that Indira Gandhi, the then Prime Minister, had misused the government machinery during her election campaign. It led to the nationwide strikes and protests. During this period, the situation became more complicated due to the movement led by Jai Prakash Narayan. The situation of law and order in the country worsened, and the government declared a state of national emergency on the basis of constitutional provisions relating to emergency. अब क्या हुआ, तभी क्या हुआ, लोगों के बीच में ये महसूस होने लगा कि इंदिरा गांधी जी जो तभी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट मशीनरी मीन्स उन्होंने जो अपनी पोजीशन थी, उन्होंने जो अपनी थी उसका गैर फायदा उठाकर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में अपनी पोजीशन का गैर जिम्मेदाराना हरकत कर दी थी। इस वजह से क्या हुआ, नेशन वाइड स्ट्राइक्स होने लगे, लोगों ने प्रोटेस्ट करने लगे। और जो ये जो पीरियड था ये और भी कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है और भी ये मुसीबतों वाला गिरोह वाला हो गया। कैसे दिक्कतों वाला हो गया? जब जयप्रकाश नारायण जी ने अपने मूवमेंट शुरू किए, एक आंदोलन, मूवमेंट यानी एक आंदोलन शुरू करना, तो उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। एंड क्या हो गया, जो तभी की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी वो पूरी तरह वर्सन यानी खराब हो गई। और तभी इंदिरा गांधी जो थी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक नेशन वाइड इमरजेंसी, इमरजेंसी का मतलब है कि सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर है वो ही या प्रेसिडेंट है वो ही अथॉरिटी ले सकता है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता है उनके परमिशन के बगैर। तो पूरी तरह जैसे कर्फ्यू लगाया जाता है वो सिचुएशन उन्होंने वो धारा लागू की। कौन सी धारा? जो हमारे संविधान में इमरजेंसी के बारे में पहले से ही उन्होंने बनाया था कि हम इमरजेंसी कब कब डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे अगर हम अभी देखते हैं कि कोरोना वायरस है, तो हमने ये जो हमारे लीडर्स है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने हिसाब से जो भी स्टेट के सीएम है उन्होंने सारे डिक्लेयर किया कि चलो हमने कर्फ्यू लगाना है या हमें लॉकडाउन करना है, हमें बंद करना है सबके आना जाने, तो ये आवाजाही जो भी है वो हमें बंद करना है। तो उसी तरह वो सारी पॉलिटिकल सिचुएशन को ध्यान में रखकर इंदिरा गांधी जी ने तभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। ड्यूरिंग दिस ट्रिबुलेंट पीरियड, ट्रिबुलेंट यानी बहुत ही तकलीफदायक, जहाँ पे बोलते हैं स्थिरता नहीं होती है, ट्रिबुलेंट पीरियड, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स वर सस्पेंडेड। अब जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारी? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ टॉकिंग, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट,
या फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम टू फॉलो योर रिलीजन कल्चर, ये सारी हमारी फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल का मतलब है बेसिक राइट्स, ये हमारी बेसिक राइट्स में आती है। तो तभी क्या किया, वो उनको सस्पेंड यानी उनको तभी के लिए स्थगित किया गया। स्थगित करना, तभी के लिए बंद कर देना, उन्होंने ये इमरजेंसी के टाइम में स्थगित कर दिया ये सारी फंडामेंटल राइट्स को। ड्यू टू इमरजेंसी द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम डिसिप्लिन। अब क्या हुआ, जब अभी ये जो अस्थिरता थी, ये जो उथल पुथल होने लगी, पॉलिटिकल लोगों ने जो आंदोलन शुरू किए, जो स्ट्राइक, जो उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया, ये जो अस्थिरता थी तभी वो इमरजेंसी के लागू होने के कारण क्या हुआ, डिसिप्लिन में आ गए, सब शांत हो गए, बट द ह्यूमन राइट्स वेर रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन क्या हुआ, जो मानवीय अधिकार थे वो सारे बंद थे, या वो सारे स्थगित किए थे। ओके, so the period of national emergency lasted from how many years? From 1975